कि अपने YouTube चैनल एफएच क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में। तो दोस्तों, अंत तक बने रहें, ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि थे। वे अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। जायसी मलिक वंश के थे। मिस्र में सेनापति या प्रधानमंत्री को मलिक कहते थे। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश राज्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मरवाने के लिए बहुत से मलिकों को नियुक्त किया था, जिसके कारण यह नाम उस काल से काफ़ी प्रचलित हो गया था। ईरान में मलिक यानी जमींदार को कहा जाता था। वह इनके पूर्वज यहाँ के निगलाम प्रांत से आए थे और वहीं से उनके पूर्वजों की पदवी मलिक थे। दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी के वंशज अशरफी ख़ानदान के चेले थे और मलिक कहलाते थे। फिरोज शाह तोलक के अनुसार 12,000 सेना के रिसालदार को मलिक कहा जाता था। जायसी ने शेख बुरहान और सैयद अशरफ का अपने गुरुओं के रूप में उल्लेख किया है। दोस्तों, अगर मलिक मोहम्मद जायसी के जीवनी की बात करें, मोहम्मद जायसी का जन्म सन 1467 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वे उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। दोस्तों, जायस नामक स्थान यानी जायस नगर उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पड़ता है। उनके नाम में जायसी शब्द का प्रयोग उनके उपनाम की भांति किया जाता है। यह भी इस बात को सूचित करता है, तहाँ देवस 10 पहुने आयूं, भाव वैराग बहुत सुख पायूं। दोस्तों, इससे यह पता चलता है कि वे उस नगर का प्राचीन नाम उद्यान था। वहाँ वे एक पहुने जैसे 10 दिनों के लिए आरंभ किया था अथवा जन्म लिया था और फिर वैराग्य हो जाने पर वहाँ उन्हें बहुत सुख मिला था। दोस्तों, जायस नाम का एक नगर उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में आज भी वर्तमान में है, जिसका एक पुराना नाम उद्यान नगर यानी उद्यान नगर या उज्जालिक नगर बतलाया जाता है तथा उसके कंचाना खुर्द नामक मोहल्ले में मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान होना भी कहा जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों की धारणा है कि जायसी की किसी उपलब्ध रचना के अंतर्गत उसकी निश्चित जन्मतिथि अथवा जन्म संवत का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं पाया जाता है। एक स्थल पर वे कहते हैं कि भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरिख ऊपर कवि बंदी, जिसके आधार पर केवल इतना ही अनुमान किया जा सकता है कि उनका जन्म संवत 800 हिजरी एवं 900 हिजरी के मध्य, तदनुसार सन 1397 ईस्वी और 1494 ईस्वी के बीच किसी समय हुआ होगा तथा 30 वर्ष की अवस्था पा चुकने पर उन्होंने काव्य रचना का प्रारंभ किया होगा। दोस्तों, पद्मावत का रचना काल उन्होंने 947 हिजरी अर्थात 1540 ईस्वी बतलाया है। पद्मावत के अंतिम अंश 653 के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि उसे लिखते समय तक वे वृद्ध हो चुके थे। दोस्तों, उनके पिता का नाम मलिक राजे अशरफ बताया जाता है और कहा जाता है कि वे मामूली जमींदार थे और खेती करते थे। स्वयं जायसी का भी खेती करके जीविका निर्वाह करना प्रसिद्ध है। जायसी ने अपनी कुछ रचनाओं में अपनी गुरु परंपरा का भी उल्लेख किया है। उनका कहना है, सैयद अशरफ जो एक प्रिय संत थे, मेरे लिए उज्जवल पंथ के प्रदर्शक बने और उन्होंने प्रेम का दीपक जलाकर मेरा हृदय निर्मल कर दिया। जायसी क्रूप व काने थे, जन्म से ही ऐसे थे, किंतु अधिकतर लोगों का मत है कि शीतल रोग के कारण उनका शरीर विकृत हो गया था। अपने काने होने का उल्लेख जायसी ने स्वयं ही इस प्रकार किया है, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, अब उनकी दाहिनी या बाईं कौन सी आँख फूटी थी, इस बारे में उन्हीं के इस दोहे को संदर्भ लिया जा सकता है। मोहम्मद बाई दिसी तजा एक सरवन एक आँखी। दोस्तों, इसके अनुसार यह भी प्रतीत होती है कि उन्हें बाएं कान से भी उन्हें कम सुनाई पड़ता था। जायस एक कथा सुनने को मिलती है कि जायसी एक बार जब शेर शाह के दरबार में गए तो वह उन्हें देखकर हंस पड़ा।
तब इन्होंने शांत भाव से पूछा, मोहिका हंसी की कोह रही, यानी तू मुझ पर हंसा या उस कुम्हार यानी ईश्वर पर। तब शेरशाह लज्जित होकर क्षमा मांगी। एक अन्य मान्यता के अनुसार वे शेरशाह के दरबार में नहीं गए थे, बल्कि शेरशाह ही उनका नाम सुनकर उनके पास आया था। मान्यता अनुसार जायसी के पुत्र दुर्घटना में मकान के नीचे दबकर मारे गए, जिसके फलस्वरूप जायसी संसार से विरक्त हो गए और कुछ दिनों में घर छोड़कर यहाँ वहाँ फकीर की भांति घूमने लगे। अमेठी के राजा राम सिंह उन्हें बहुत मानते थे। अपने अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से कुछ दूर एक घने जंगल में रहा करते थे। लोग बताते हैं कि अंतिम समय निकट आने पर उन्होंने अमेठी के राजा से कह दिया कि मैं किसी शिकारी के तीर से ही मरूंगा, जिस पर राजा ने आसपास के जंगलों में शिकार की मनाही कर दी। जिस जंगल में जायसी रहते थे उसमें एक शिकारी को एक बड़ा बाघ दिखाई पड़ा। उसने डर कर उस पर गोली चला दी। पास जाकर देखा तो बाघ के स्थान पर जायसी मरे पड़े थे। दोस्तों, जायसी कभी कभी योग बल से इस प्रकार के रूप धारण कर लिया करते थे, जैसे काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने उन्हें अवध के नवाब सुजाउद्दौला से सनद मिली थी। मलिक मोहम्मद जायसी का मृत्युकाल रजब 949 हिजरी सन 1542 ईस्वी बताया है। उनका देहावसान 49 वर्ष से भी कम अवस्था में सिद्ध होता है। किंतु जायसी ने पद्मावत के उपसंहार में वृद्धावस्था का जो वर्णन किया है वह स्वतः अनुभूत प्रतीत होता है। जायसी की कब्र अमेठी के राजा के वर्तमान महल से लगभग 3/4 मील के आसपास है। यह वर्तमान किला जायसी के मरने के बहुत बाद बना। अमेठी के राजाओं का पुराना किला जायसी की कब्र से 1.5 कोस की दूरी पर था। अतः यह धारणा प्रचलित है कि अमेठी के राजा को जायसी की दुआ से पुत्र हुआ और उन्होंने अपने किले के समीप ही उनकी कब्र बनवाई। दोस्तों, निराधार है इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि अमेठी नरेश इनके संरक्षक थे। एक अन्य मान्यता के अनुसार उनका देहांत 1558 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, उनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो उनकी 21 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं, जिसमें पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, चितेखा, कान्हावत आदि प्रमुख हैं। पर उनकी ख्याति का आधार पद्मावत ग्रंथ ही है। इसमें पद्मिनी की प्रेम कथा का रोचक वर्णन हुआ है। रत्नसेन की पहली पत्नी नागमती के वियोग का अनूठा वर्णन है। दोस्तों, इसकी भाषा अवधी है और इसकी रचना शैली पर आदिकाल के जैन कवियों की दोहा चौपाई पद्धति का प्रभाव पड़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकालीन कवियों की गिनती में जायसी को एक प्रमुख कवि के रूप में स्थान दिया है। शिव कुमार मिश्र के अनुसार शुक्ला जी की दृष्टि जब जायसी की कविता प्रतिभा की ओर गई और उन्होंने जायसी ग्रंथावली का संपादन करते हुए उन्हें प्रथम श्रेणी के कवि के रूप में पहचाना, उसके पहले जायसी को इस रूप में नहीं देखा और सराहा गया था। इसके अनुसार यह स्वाभाविक ही लगता है कि जायसी की काव्य प्रतिभा उन्हें मध्यकाल के दिग्गज कवि गोस्वामी तुलसीदास के स्तर की लगती है। इसी कारण से उन्हें तुलसी के समक्ष जायसी से बड़ा कवि नहीं दिखा। शुक्ल जी के अनुसार जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है, पर प्रेम वेदना